Okay, so today's topic is about the breeding and biotechnology to improve protein and quality in cereals and legumes. तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि हम किस तरह से आपका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी प्रोटीन के रेस्पेक्ट में भी हो सकती है और अभी और भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जो हम आगे की स्लाइडों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे और कैसे उनको ब्रीडिंग के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं सीरियल्स में और लेग्यूम्स में। ठीक है, तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो पहली स्लाइड है आपकी, देखिए यहाँ पर है आपका क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी मीन्स द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कि देखो कोई भी क्रॉप है तो प्रोटीन तो है उसमें। अगर मान लो मेरे पास मेज है, ठीक है, तो मेज में प्रोटीन तो है, मगर वो प्रोटीन जो है आपका वो फेवरेबल होनी चाहिए, मतलब कि उसमें जो अमीनो एसिड का बैलेंस है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए उसमें कि आपका जो एक सब पूरी डाइट है, ओके, तो वो अच्छा होना चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो क्वालिटी मीन्स द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस की कोई चीज है मगर हम उसे और कैसे अच्छा बनाते हैं। ठीक है, सो there are several quality traits and the quality traits have been categorized into five groups. First one is the morphological quality. तो जैसे हम देखते हैं कि जब हम मार्केट जाते हैं तो एक सपोज कोई ऐसा फल है या फिर कुछ ऐसा सीड है जो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, दूसरी तरफ क्या है जो देखने में अट्रैक्टिव लगता है, तो वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्वालिटी को आपकी डिफाइन करता है। तो मॉर्फोलॉजिकल क्वालिटी ट्रेट रिलेटेड टू द प्रोड्यूस अपीयरेंस, कि वो देखने में कैसा है, एंड इट मेनली कंसर्न विद द साइज एंड कलर। ओके, तो मेनली हम साइज देखते हैं और कलर देखते हैं। जो भी प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस आपका फ्रूट हो सकता है, वो आपका वेजिटेबल हो सकता है, सीड हो सकता है, या वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रेन हो या फ्रूट हो तो उनके साइज और कलर को हम मेनली बात करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो कि आपका हम जो आपका नॉर्मल पीपल है वो उसको प्रीफर करते हैं, बट कुछ ऐसे क्वालिटी ट्रेड्स हैं जिनको प्रीफर नहीं करते हैं या जो मार्केट में नहीं सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक बताऊं आपको, तो हमने ट्रेडिकल के बारे में पढ़ा है। तो ट्रेडिकल क्या था, आपका व्हीट और रे का क्रॉस था। सो व्हीट और रे को क्रॉस करने के बाद ट्रेडिकल बनाया। बट ट्रेडिकल में प्रॉब्लम क्या थी, जैसा जो हमारी व्हीट है तो व्हीट की अगर हम रोटी बनाते हैं तो वो रोटी क्या होता है, गोल बनती है बिल्कुल, रोटी फटती नहीं है। ठीक है, बट अगर आप क्रिटिकल की रोटी बनाओगे तो उसमें क्या होगा ना, प्रॉब्लम थी वहां पर, वो रोटी बन नहीं पाती थी। तो क्या हुआ कि लोगों ने मतलब उसको अडॉप्ट नहीं किया। जैसे मक्की की रोटी है तो मेज की रोटी हर आदमी नहीं बना सकता ना, क्यों, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है उसमें, तो उसकी गोल रोटी बन पाए। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं और उसमें हम उनकी क्वालिटी ट्रेड्स को बताएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द सोरघम। सो सोरघम में जो फेवरेबल क्वालिटी ट्रेड है, जो मतलब लोग उसको चाहते हैं ऐसा हो, तो वो है आपका ओपेक सीड। ठीक है, ओपेक सीड्स जो होते हैं उनमें जो मेन क्वालिटी और क्या है कि आपका दे आर सुपीरियर इन प्रोटीन एंड लाइसिन कंटेंट। सी, the entire concept to improve the quality or the mainly protein in the case of cereals is to improve or to increase the lysine content. The whole quality breeding in the case of cereals is entirely dependent to increase the lysine content. ओके, तो मेनली जो सीरियल्स में हमारा एम है वो है हमारा लाइसिन कंटेंट को इंक्रीज करना। यही दूसरी तरफ अगर मैं पल्सेस की बात करूं तो पल्सेस में जो हमारा मेन एम है वो है आपका मैथ्योनिन को इंक्रीज करना। मैथ्योनिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड व्हिच इज डेफिशिएंट इन pulses, whereas lysine is deficient in cereals. तो अब हम जो आगे के पॉइंटों में डिस्कस करेंगे, जो आगे की स्लाइडों में, सब कुछ वही है कि सीरियल्स में हमको लाइसिन इंक्रीज करना है और आपका पल्सेस में हमको आपका मैथ्योनिन इंक्रीज करना है। ठीक है, ओके, तो सोरगम में ओपेक सीड जो होती है वो आपका फेवरेबल मानी जाती है, उनको लोग ज्यादा अपनाते हैं। ठीक है, और जो ये आपका सुपीरियर होती है लाइसिन कंटेंट में। आगे की स्लाइड में कुछ जीन्स भी क्लियर करूंगा मैं कि किन किन जीनों की वजह से ऐसा होता है, और इनमें ल्यूसिन और लाइसिन का जो रेशियो है वो भी आपका फेवरेबल कंडीशन में। जो ट्रांसलूसेंट सीड्स हैं वो आपके इंफीरियर होते हैं। ठीक है, तो ओपेक सीड्स आपके सुपीरियर होते हैं, ट्रांसलूसेंट सीड्स इंफीरियर होते हैं। ऐसे डार्क डार्क ब्राउन सीड्स हैं, उनमें टैनिन कंटेंट हाई होता है।
तो मैंने क्या किया आपका मतलब एक क्वालिटी को बताया है और उन क्वालिटी से क्या एसोसिएटेड टर्म है उनको डिफाइन किया है कि अगर डार्क ब्राउन सीड है तो टैनिन कंटेंट हाई है। ठीक, ऐसे ही मेज, मेज और इनब्रेकेट फोल्डर, मतलब मेज हम कर रहे हैं और वो मेज फोल्डर के लिए यूज के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या वैसा नॉर्मल वाला नहीं, कॉर्न के लिए, ठीक है। सो अगर येलो कलर सीड है वो फेवरेबल है, ब्राउन मिड रेब है वो भी फेवरेबल है, ठीक है, या सुपीरियर माना जाता है उनको। और जो व्हाइट कलर के जो सीड्स होते हैं उनको इंफीरियर माना जाता है मेज के केस में। ठीक, जो येलो कलर के सीड्स होते हैं उनमें क्रूड प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, और जो आपके ब्राउन मिडरिप जो सीड होते हैं जिसमें ब्राउन कलर की मिडरिप होती है उनमें आपका लिग्निन कंटेंट भी जाता है और उनकी हमको आपका एनिमल्स को फीड कराना है, और जब एनिमल्स को फीड कराना है तो वहां पर डाइजेस्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो ये जो है हम मेनली फॉर्डर के रेस्पेक्ट में मेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट में आपका जो व्हाइट सीड्स हैं वो व्हाइट सीड्स आपके सुपीरियर होते हैं और जो ग्रे कलर की जो सीड्स होती हैं वो इंफीरियर होती हैं। तो देखो, जैसे ही आप कोई मार्केट में गया और उसने देखा कि हाँ इस टाइप के सीड्स हैं तो उनको वो खरीद लेगा, जो आपका कंज्यूमर है, ठीक है, इन टाइप के सीड्स को नहीं खरीदेगा। तो धीरे धीरे जो वैरायटी है वो भी आपकी बहुत कम ग्रो होती है, ठीक, वो स्पेसिफिक पर्पज होते हैं जहां पर वो होती है आपकी ग्रो, बट नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। तो जो व्हाइट सीड्स है उनमें कैरोटीनॉइड्स कंटेंट हाई होता है और क्रूड प्रोटीन भी आपका सही होता है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि क्वालिटी जो ट्रेड्स है उनको हम 5 ग्रुप्स में हमने बांटा था। पहला था मॉर्फोलॉजिकल, कि हम देखकर ही बता दें कि आपका प्रोड्यूस जो है वो कैसा है, ठीक है। दूसरा अब जो आएगा आपका, ठीक है, सेकंड नंबर इज ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटी ट्रेड्स। ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटी ट्रेड्स आर कंसर्न विद द पैलेटेबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका एरोमा कैसा है। देखो जैसे कि अगर सेब की हम बात करें, एप्पल की बात करें, तो ऐसा तो नहीं है कि हर एप्पल को आप अच्छा मानते हो, कुछ होता है ना कि इस एप्पल का टेस्ट अच्छा है। जैसे कि अगर मैंगो की बात करें तो कुछ लोगों को दशहरी पसंद है, कुछ लोगों को आपका और कोई वैरायटी पसंद है, कुछ लोगों को आम्रपाली पसंद है। सो विभिन्न क्रॉप अलग अलग वैरायटी होती है और उनका किसी को अच्छा मानते हैं किसी को बुरा। तो टेस्ट आपका एक कैरेक्टर है, एरोमा, कुछ जैसे राइस है, बासमती राइस है, तो बासमती राइस का एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है एरोमा और इंक्रीज इन डायमीटर और इंक्रीज इन लेंथ। बासमती राइस के दो फीचर होते हैं, तो एरोमा अच्छी होती है और उसका जो सीड है वो आपका उसका सीड साइज इंक्रीज होता है आफ्टर कुकिंग, ठीक है। स्मेल हो गया, जूसीनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, ये सारे क्वालिटी पैरामीटर्स हो गए ऑर्गेनोलेप्टिक। और थर्ड है आपका न्यूट्रिशनल क्वालिटी ट्रेड। देखो न्यूट्रिशनल क्वालिटी ट्रेड जो है आपका, और कहीं ना कहीं ये पूरी स्लाइड भी आगे की उसी के बेसिस पर है। यहाँ पर देखो जो कंज्यूमर है जिसको खरीदना है वो जनरली क्या देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं कि अगर 10 वाली चीज हमको 8 में मिल गई तो हम वो ले लेंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी क्वालिटी कहीं ना कहीं मेन वो नहीं है, मतलब मेजर फोकस का वो एरिया नहीं है। और अगर हम सेलर को देखें तो सेलर को क्या, उसको कमाई ज्यादा हो जाए, पैसा ज्यादा मिल जाए, तो उसके लिए भी ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अगर हम ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में देखें तो ये बहुत जरूरी चीज है। हम बोलते हैं ना कि उस, मान लो कि अमेरिका की ब्रेड अच्छी है, क्यों अच्छी है, क्योंकि वहां पर खाना अच्छा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी है, यहाँ के आगे तो हर चीज में मिलावट है। तो वो क्यों है, क्योंकि जो बेचने वाले हैं वो भी नहीं, उन्हें भी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, और कहीं ना कहीं जो खरीदने वाले हैं उन्हें भी क्वालिटी से मतलब नहीं है। अगर चीज सस्ती बनती है तो हर कोई खरीदता है। तो इसीलिए हम क्वालिटी पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या रोल होता है, ताकि आप समझें और आगे भी इस चीज को देखें कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। So it determine the value of produce in human or animal nutrition, like improved protein content and protein quality. जैसे मैंने पहली स्लाइड में बोला था, एक चीज है प्रोटीन कंटेंट, मीन्स ओवरऑल कितना प्रोटीन है। लाइक अगर मैं बोलूं कि आफ्टर यूजिंग 100 ग्राम ऑफ पल्सेस आई एम गेटिंग 34 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रोटीन कंटेंट, ये आपका प्रोटीन कंटेंट को बता रहा है कि आउट ऑफ 100 ग्राम of like legume I am getting 34 ग्राम of protein। बट प्रोटीन क्वालिटी का मीन्स क्या है,
प्रोटीन क्वालिटी का मतलब है आपका जो अमीनो एसिड बैलेंस है वो ठीक हो। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला था कि सीरियल्स जो है उनमें लाइसिन डेफिशिएंट होता है और हमारे जो पल्सेस हैं उनमें मेथ्योनिन डेफिशिएंट होता है। तो वहाँ प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर क्या है, अब जैसे पल्सेस हैं तो प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है मगर क्वालिटी तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कम है उसमें। ऐसी ऑयल कंटेंट और ऑयल क्वालिटी। ऑयल कंटेंट तो आप समझते हो। ऑयल क्वालिटी जैसे कि अगर हम मस्टर्ड है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है, तो अगर कुछ ऐसा देखते होगे ना कि जो सस्ता तेल होता है उसमें क्या करते हैं जब वो गर्म होता है तो आंखों में लगता है, और मतलब आंखों में लगता है ना। और दूसरा क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपका झाग आते हैं। ठीक है, तो वहां पर प्रॉब्लम आपका ये है। देखो जो स्टूडेंट है प्लीज अपना माइक ऑफ रखें ना। ठीक है, तो अभी क्या बोला, ऑयल कंटेंट और ऑयल क्वालिटी। तो कंटेंट तो क्लियर है कि कितना ज्यादा होगा तेल, वो मतलब है। दूसरा है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जैसे इलूसिक एसिड नहीं होना चाहिए आपका मस्टर्ड के केस में, ग्लूकोसाइनोलेट कंटेंट कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही आपका नेक्स्ट है विटामिन और मिनरल कंटेंट। जैसे कि अगर मैं मैंगो की बात करूँ तो मैंगो में सबसे ज्यादा आपका विटामिन ए होता है। ठीक है, और 4800 इंटरनेशनल यूनिट। ऐसे ही आपका फिर पपाया में होता है आपका 2020 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। या आपका जो करोंदा हो गया वो आपका आयरन का सोर्स है। तो मेनली जो आपके फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो आपके विटामिन और मिनरल्स का सोर्स है। जो आपके ऑयल कंटेंट, ऑयल के केस में आपके ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो ऑयल का सोर्स है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो मेनली प्रोटीन का जो सोर्स है वो है आपका पल्सेस। ओके, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, सीरियल्स इन जनरल। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। देखो एक लेग्यूम होती है लेथाइरस, ठीक है, जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं खेसारी। उसमें एक न्यूरोटॉक्सिन होता है BOAA, बीटा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। वो क्या करते हैं, अगर आप कंटिन्यूस उसका कंजप्शन करते रहे उस दाल का, तो क्या होता है, पैरालिसिस हो जाती है। बट उस पल्स का एक रोल ये है कि जो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है ना, मतलब पथरी जो बन जाती है, वो उसको रिमूव करता है। तो जो आपका लेथाइरस है, तो लेथाइरस में आपका बीटा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड कंटेंट कम होना चाहिए। ऐसा ही अगर मैं आपका बात करूं इसमें आपका मस्टर्ड में, तो मस्टर्ड में आपका इरोसिक एसिड कंटेंट कम होना चाहिए। तो अगर आप जानते हो तो मस्टर्ड और रेपसीड के केस में वेराइटीज होती हैं जिनको बोलते हैं, नाम दिया है कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि डबल जीरो वेराइटी, सिंगल जीरो वैरायटी, ट्रिपल जीरो वैरायटी। तो डबल जीरो वैरायटी मीन्स लो इरोसिक एसिड एंड लो ग्लूकोसाइनोलेट। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स में, या फिर आपका जो जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय डबल जीरो वैरायटी, और द डबल जीरो वैरायटी आर रिलेटेड टू। So the double zero variety are related to Pepsid mustard. Double zero means low erucic acid, low glucosinolate. Okay, triple zero, low glucosinolate, low erucic acid, low fiber. Okay, single zero variety, low erucic acid. So तीन है, सिंगल जीरो लो erucic acid, डबल जीरो लो erucic acid और लो ग्लूकोसाइनोलेट, ट्रिपल जीरो लो erucic acid, लो ग्लूकोसाइनोलेट एंड लो फाइबर कंटेंट। ठीक है, तो ये था आपका न्यूट्रिशनल क्वालिटी। थर्ड इज बायोलॉजिकल क्वालिटी ट्रेट। देखो बायोलॉजिकल क्वालिटी ट्रेट मीन्स, biological quality traits means it defines the actual usefulness of the produce when consumed by the experimental population. इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो वो मेरे शरीर उसको एक्वायर कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब क्या वो हमारे शरीर में लग रहा है। तो यहाँ पर होता है आपके जैसे प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो। ठीक है, कि क्या मतलब प्रोटीन आपके शरीर में लगी, या बायोलॉजिकल वैल्यू, बॉडी वेट गेन। तो ये समझ रहे हो कि बॉडी वेट गेन कि अगर मैंने 10 ग्राम, मान लो मैंने 100 ग्राम पल्स खाई, ठीक है, उसमें सपोज 34 ग्राम आपका प्रोटीन थी। तो उस 34 ग्राम प्रोटीन में से मेरे शरीर ने कितनी एक्वायर की,
और कितना मेरा मेरा बॉडी वेट इंक्रीज हुआ, ये चीज, तो ये बायोलॉजिकल क्वालिटी ट्रेट है। फिफ्थ वन इज द अदर क्वालिटी, लाइक कुकिंग क्वालिटी हमने बात की, कीपिंग क्वालिटी, फ्रूट एंड वेजिटेबल। सो टिल हियर डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अब तक यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप बताओ, तब फिर हम आगे बढ़ें इसके बाद में। ओके ओके, सो इट्स ऑल क्लियर ना? ठीक है, तो ठीक है, जो जिनके मन में क्वेश्चन हो तो वो टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, तब तक मैं आगे। ठीक है, तो नहीं है किसी क्वेश्चन? ठीक। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, अब देखो ये जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनको हमने 5 ग्रुप में बांटा। अब हम स्पेसिफिकली क्रॉप्स के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली क्रॉप है आपका, वो है राइस। तो राइस के जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनके हम बारे में बात कर रहे हैं। ठीक। और राइस के केस में मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ आपका बासमती राइस के केस में। ठीक है, तो देखो बासमती राइस के दो स्पेशल फीचर क्या है। एक तो देखो बासमती राइस का जो ग्रेन है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि बासमती राइस में एरोमा होती है। ठीक है, एरोमा एक स्पेसिफिक फीचर है। उसके बाद बासमती राइस को जब हम कुक करते हैं तो आफ्टर कुकिंग इट इंक्रीजेस इट्स साइज। अब वो साइज इंक्रीज क्यों होता है, या कुछ चावल आप ऐसे देखते हो ना कि जब हमने बनाया और वो बनाने के बाद चिपक गया, या फिर आपका उसमें क्या हुआ कि वो लाइक है ना चिपक जाता है, या फिर ठंडा होने के बाद एक बहुत हार्ड हो जाता है, तो वो होता क्यों ये सब, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द हलिंग एंड मिलिंग रिकवरी। देखो रिमूवल ऑफ हस्क एंड द रिमूवल ऑफ ब्रेन रेस्पेक्टिवली इज नोन एज द हलिंग एंड मिलिंग। तो देखो हल का मतलब क्या है, अगर आपने देखा होगा कि हमारा राइस है, ठीक है, राइस का जो आउटर लेयर होती है, जो कवर होता है, जो सीड कोट होता है, उसको हम बोलते हैं आपका हल। एंड हल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेमा एंड पैलिया टुगेदर। ठीक है, एक होता है अपर ब्रेक्ट, एक होता है आपका लोअर ब्रेक्ट। ठीक है, तो जो अपर ब्रेक्ट होता है उसे लेमा बोलते हैं, जो लोअर ब्रेक्ट होता है उसको हम पेलिया बोलते हैं, और उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं हल। सो द रिमूवल ऑफ हस इज हल इज नोन एज हलिंग। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ लाइक वो जो पॉलिशिंग वाली प्रोसेस होती है, तो वहां पर ये हो गया आपका। ठीक है, जो मिलिंग रिकवरी होती है आपका, वो 70.4 से आपका 79.2% तक होती है फॉर टोटल राइस। देखो दो टर्म है, एक तो है यहाँ पर देख रहे हो टोटल राइस, और एक है आपका हेड राइस। टोटल राइस का मतलब यह है कि अगर सीड, जैसे कि आपका सीड था, ठीक है, तो उसमें भी कवर था, कवर के अंदर आपका राइस था। ठीक है, तो उसको अगर वो उसको हमने निकाला और पूरा का पूरा राइस आ गया, तो उसको बोलते हैं टोटल राइस। दूसरी तरफ फिर टोटल राइस, जो पूरा राइस है वो भी आया, उसके साथ साथ जैसे 3/4 पार्ट आ गया, तो 3/4 को 4 को भी अगर हमने इंक्लूड कर लिया, तो उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं आपका हेड राइस। और सॉरी, हेड राइस मतलब कि जो पूरा साइज है, टोटल राइस मतलब कि आपका हेड राइस और प्लस 3/4 वाला जो पार्ट है। और फिर जो छोटा है, बहुत ही छोटा, उसको हम किनकी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में आप लोग जानते होंगे कि जो बोलते हैं ना कि राइस का जो छोटे छोटे टूट जाते हैं उनको हम किनकी बोल देते हैं। अच्छा, एक और बात, ठीक है, मैंने ऐसा बोला कि जैसे जब हमारे पास सीड था, उस सीड को, उस सीड में आपका राइस भी था, और उसका जो अपर वाला पोर्शन है, जो उसका सीड कोट, अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली सीड कोट भी था, तो हमने सीड कोट को रिमूव किया, जिस प्रोसेस को हमने बोला हलिंग। ओके, तो जब हमने सीड कोट को रिमूव किया, तो आपने देखा होगा जो राइस मिल होती है, तो वहां पर एक क्या होता है, पूरा राइस ही होता है। ठीक है, पूरा एक जितना साइज है पूरा राइस ग्रेन का वो अटेम्प्ट किया रहता है, उसका हमने बोला हेड राइस। ठीक है, दूसरा पूरा राइस भी है और थोड़ा टूटा भी, टूटा हुआ भी है, पर वो टूटा हुआ जो है ना, वो इतना ज्यादा टूटा नहीं है, मतलब 3/4 साइज का है। तो अगर उसको भी हम इंक्लूड कर लें तो उसको हम बोलते हैं टोटल राइस। और तीसरा पार्ट होता है आपका किनकी। अब स्पेसिफिकली उसे क्या बोलते हैं पता नहीं, और लोकल लैंग्वेज में उसे किनकी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसका रेट भी बहुत कम हो जाता है, जैसे कि 5 5 to 6 रुपीज पर केजी।
ऐसा, ठीक है, जबकि राइस तो महंगा होता है ना, तो ये चीज है। अच्छा, Hulling and milling, these two characters are under polygenic control and low heritability. तो देखो अभी जो आगे की क्लासेस में हम बात करेंगे, तो हम टाइप ऑफ जीन एक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी पॉलीजेनिक का मतलब समझ लो यहाँ पर थोड़ा सा। पॉली मीन्स सेवरल और जेनिक मीन्स जीन्स। When one trait is controlled by several genes, it is known as polygenic inheritance or simply quantitative inheritance. Okay, so one character governed by several genes. Polygenic inheritance, low heritability. देखो heritability means, heritability की डेफिनेशन क्या बताई थी? Anyone can unmute yourself and you can give the answer. No, do not need to write. ठीक है, आप अनम्यूट करके आंसर बोल सकते हो। Good. Transfer from one generation to another generation. Okay, simply the transmission of characters of the genes from one generation to its next generation is known as heritability. तो अगर वो ट्रांसमिशन है करेक्टर का, अगर वो लेस हुआ तो उसको हमने लो हेरिटेबिलिटी बोल दिया। अगर वो इनहेरिटेंस आपका ज्यादा हाई, सिंपली है कि अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है तो मेनली वो लो हेरिटेबिलिटी ही शो करता है, बट कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं जो हाई हेरिटेबिलिटी भी शो करते हैं, ठीक है। तो जो हलिंग और मिलिंग है वो आपका पॉलीजेनिक कंट्रोल में है और आपका लो हेरिटेबिलिटी शो करता है। नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म। सो इन द केस ऑफ राइस, एंडोस्पर्म may be of two types, either it may be transparent or may be opaque. ओके, देखो जो ट्रांसपेरेंट है, जो ट्रांसपेरेंट टाइप के एंडोस्पर्म है सीड में, वो प्रीफर किए जाते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के द्वारा, और जो ओपेक है वो आपका नहीं मतलब प्रीफर किया जाता है, ठीक है, जो मतलब कंज्यूमर्स के थ्रू। तो ओपेक जो सीड्स हैं वो आखिर बनते क्यों हैं? तो उनका रीजन ये है कि जो ओपेक सीड है वहां पर जो एंडोस्पर्म है, ठीक है, वहां पर लूज पैकिंग होती है स्टार्च की। सो इफ स्टार्च इज tightly packed, then it will form transparent endosperm. If the starch is loosely packed, then it will produce opaque seeds. ठीक है, तो जो ट्रांसपेरेंट सीड्स हैं वो आपके प्रीफर किए जाते हैं, जो ओपेक सीड है वो आपके प्रीफर नहीं किए जाते हैं, और ये ओपेक सीड आपका लूज पैकिंग ऑफ स्टार्च की वजह से बनती है। ओपेक ट्रेट इज ऑल्सो अंडर द पॉलीजेनिक कंट्रोल विथ लो हेरिटेबिलिटी, ठीक है, तो हमने इसके बारे में पहली बात की है। अच्छा, एक होता है वैक्सी एंडोस्पर्म, ये वैक्सी सीड्स जो बनते हैं। तो अगर आपको पता हो कि जो जैसे एप्पल है, ठीक है, सेब है, तो उसमें वैक्सीन की जाती है, जो अपर पार्ट हो, जो फल है ना, जो आपका फ्रूट है, उसमें वैक्सीन की जाती है। वैक्सीन क्यों की जाती है? ताकि ट्रांसपीरेशन लॉस कम हो, ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर का लॉस नहीं हो। तो उससे क्या होता है, उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है, उस कीपिंग क्वालिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो, वैक्सी लेयर जो होती है वो वाटर के लिए एक रेजिस्टेंट लेयर बनाती है। तो अब आप खुद सोचो, अगर हमारे पास एक सीड है और सीड के ऊपर वैक्सी लेयर है, तो क्या वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा? हाँ या ना? सीधी सी बात है, नहीं। ठीक है, गुड। ठीक है, तो अगर वैक्सी लेयर है तो वो वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आगे की स्लाइडों में है ये कि वो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। देखो, वैक्सी ट्रेड जो है वो सिंगल जीन के थ्रू गवर्न होता है, और वो ओपेक टाइप का एंडोस्पर्म बनाता है, और ग्लूटिनस एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। ग्लूटिनस टाइप के जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं। तो देखते हो ना कि कुछ राइस ऐसे होते हैं कि बनाने के बाद वो चिपक जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो ग्लूटिनस टाइप की ग्रेन होती है, ठीक है, और वहां पर ये प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने बोला जो ट्रांसपेरेंट है वो प्रीफर की जाती है, क्योंकि ओपेक
अगर एंडोस्पर्म हुआ वहां पर आपका क्या होगा कि ग्लूटिनस एंडोस्पर्म होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि वैक्सीट्रेट भी होगा साथ साथ, और ये प्रॉब्लम आ जाएगी जो स्टिकीनेस की। तो नॉन वैक्सी एंडोस्पर्म जो है टाइप के जो सीड्स हैं वो प्रीफर की जाती हैं आपके इंडिया में। कि हम लोग करते हैं ना कि जो चिपक जाता है चावल उसको हम नहीं खाते हैं, और जो वैसा जो बिखरा बिखरा चावल होता है उसको लेते हैं, तो ये है। तो आप देखो ना कि नॉर्मल हमारी जो डे टू डे लाइफ है वहां पर भी हम क्वालिटी को कितना वो देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज ग्रेन डायमेंशन। तो सिलेंडर ग्रेन्स होते हैं, कॉम्बिनेशन विद लॉन्गर ग्रेन्स आर प्रीफर्ड, पॉलीजेनिक है आपका और हाई हेरिटेबिलिटी है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें अभी हम कहीं ना कहीं इसकी प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन क्वालिटी, ये सब चीजें। तो अभी थोड़ा अपलोड हो रही है। अब हम आपका ब्रीड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद और जो सीरियल्स हैं उसके बारे में एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स को बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे कि कहीं ना कहीं ओपेक 2 जीन है, ये बहुत मतलब बड़ा रिवॉल्यूशन था कहीं ना कहीं हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में, ओपेक 2 जीन, ठीक है। तो ये आपका मेज के केस में था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो लाइसिन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या मतलब पता होना चाहिए इंटरव्यू की रेस्पेक्ट में भी, हर जगह लोग पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी प्रोटीन मेज। सो क्वालिटी प्रोटीन मेज इज हैविंग हाई लाइसिन कंटेंट, विवेक QPM2 इज द वैरायटी, एंड उसमें लाइसिन कंटेंट आपका ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो कुकिंग क्वालिटी हो गया, उसमें ग्रेन इलोंगेशन पहले ही बताया, बासमती राइस का स्पेशल फीचर है। वॉल्यूम एक्सपेंशन, सभी जानते हैं कि जो बासमती राइस होता है उसके जो सीट मतलब है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। वाटर अपटेक, अब देखो नॉन वैक्सी है तो वो ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब करेगा, जैसे कि आप लोगों ने आंसर दिया था, ठीक है, कि अगर नॉन वैक्सी है तो वो ज्यादा वाटर को अपटेक करेगा, और अगर वैक्सी है तो कम वाटर को अपटेक करेगा। तो उसके बाद है एरोमा, तो एरोमा तो है ही प्रीफर्ड। नेक्स्ट इज एमाइलोज कंटेंट, दिस एमाइलोज कंटेंट डिटरमाइंस द स्टिकीनेस ऑफ द कुक्ड राइस। ये चावल चिपकेगा या नहीं चिपकेगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका अमाइलोज कंटेंट पर। तो जो इंडियन वैरायटीज हैं उनमें आपका हाई अमाइलोज कंटेंट होता है, और अमाइलोज कंटेंट जो है आपका वो सिंगल जीन के थ्रू गवर्न होता है, और लार्जली इफेक्ट होता है एनवायरमेंट में भी। तो यहाँ पर एक मैंने टेबल शो किया है, टेबल में मैंने बताया अमाइलोज कंटेंट, एंडोस्पर्म टाइप एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कुक्ड राइस। तो पहला देखना आप, अमाइलोज कंटेंट, if there is only up to 2% amylose content, the endosperm type will be waxy or the glutinous, okay। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये लो वाटर अब्सॉर्ब करेगा जैसा कि आप समझ सकते हो, ठीक है। कि अगर वैक्सी एंडोस्पर्म होगा तो वैक्सी एंडोस्पर्म की वजह से आपका क्या होगा कि वाटर अब्सॉर्ब नहीं करेगा, पहली प्रॉब्लम हो गई। और यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूटिनस हो गया आपका जो एंडोस्पर्म है, तो स्टिकीनेस की प्रॉब्लम आएगी। सो इफ अमाइलोज, तो यहाँ से देखो हम क्या पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, अगर अमाइलोज कंटेंट कम होगा तो आपका जो सीड है वो वैक्सी होगा, जो उसका एंडोस्पर्म टाइप है ग्लूटिनस होगा, और वो जो चावल है आपका वो स्टिकी हो जाएगा, ठीक है, जब हम उसको कुक करेंगे, और वाटर का अब्जॉर्प्शन भी उसमें कम होगा। तो अगर तुम लोगों ने देखा होगा शायद घर में होता है ना कि कभी कभी हम देखते हैं कि अरे ये चावल बेकार है तो इसमें क्या है, कम पानी डाल दो तो क्या पता सही हो जाए। या आप लोगों ने देखा होगा घर में, या फिर आप जो लोग रूम पे रहते हैं उन्होंने बना कर देखा होगा कभी। अच्छा, बहुत ज्यादा अमाइलोज होना भी एक प्रॉब्लम का केस है। तो अगर बहुत ज्यादा अमाइलोज हो जाएगा तो जो कुक्ड राइस है वो ड्राई हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, हार्ड ऑन कुकिंग। शुरुआती क्लास में मैंने बताया था ना, ये कुछ राइस ऐसे होते हैं हम देखते हैं कि बोलते हैं ना घर पे कि अभी गरम गरम है खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा तो वो आपका हार्ड हो जाएगा। तो वो ऐसे राइस होते हैं जिनमें अमाइलोज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। So this is the reason behind the stickiness and behind the hardness of the rice. It's all about amylose content. So amylose आपका ना तो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इन जनरल अगर 20 to 25 के बीच में, जैसे आपने बोला 20
लो अमाइलोज, 21 to 25 आपका इंटरमीडिएट टाइप. So in general, if there is amylose content between 21 to 25, it is considered as intermediate and it is in general preferred. Okay. Next one is gelatinization temperature. See, the temperature at which starch grains swell irreversibly. मतलब वो टेम्परेचर जहां पर स्टार्च के ग्रेन्स अपना साइज इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करने के बाद वो दोबारा साइज डिक्रीज नहीं करेंगे. ठीक है, एक बार अगर साइज इंक्रीज हो गया तो तब आपका वो साइज दोबारा से डिक्रीज नहीं करेंगे. तो बोला ना इरिवर्सिबली, अगर रिवर्सिबली बोलते तो दोबारा साइज कम हो जाता. तो इरिवर्सिबली इंक्रीज इन साइज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन द राइस इज बॉइल्ड इन वाटर. Okay, so the temperature at which the rice grains swell irreversibly when boiled in the water is known as gelatinization temperature, and it ranges from 56 to 79 degrees Celsius. One more thing, higher the gelatinization temperature, the more water and time needed for cooking. जितना जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही आपको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी और उतना ही आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा आपका राइस को कुक करने के लिए. तो पहली चीज जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर 56 टू 79 के बीच होनी चाहिए. ठीक. तो देखो ये कुछ जो मैंने रेड से किया है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, और जिन पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, ये दो बार बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना. ठीक है, जैसे अमाइलोज कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है. Next is alkali digestion value. Okay, the disintegration of milled rice in 1.7% KOH at 30 degrees Celsius for 23 hours. So intermediate form is preferred. ठीक है, तो alkali digestion value निकालते हैं हम 1.7% KOH को लेकर आपका 30 डिग्री सेल्सियस पर 23 आवर्स के लिए. इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, तो अभी एक दो पॉइंट बचे हैं, अब मैंने इसका प्रोटीन का भी आएगा. देखो जैसे न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमने बात की, न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमने बोला प्रोटीन कंटेंट, तो मैंने बोला ना प्रोटीन कंटेंट की बात करेंगे हम और प्रोटीन क्वालिटी की बात करेंगे. प्रोटीन कंटेंट मींस द ओवरऑल प्रोटीन प्रेजेंट, द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट, whereas the protein quality means how much or not how much, like what is the like combination of amino acid is present. ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन, वो बैलेंस अच्छा होना चाहिए अमीनो एसिड का, वो अच्छा होगा. पता चला कि अगर मैंने बोला कि सपोज 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं, ठीक है, आउट ऑफ 20 18 आर प्रेजेंट इन एक्सेस बट 2 आर एब्सेंट, तो क्या वो प्रोटीन अच्छी होगी? हाँ या ना? मान लो मेरे पास एक प्रोटीन है, ठीक है, मतलब सीड है और सीड में प्रोटीन्स हैं और वहां पर क्या है आपका आउट ऑफ 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड 18 बहुत ज्यादा प्रेजेंट है बट 2 बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या वो प्रोटीन अच्छी होगी या बुरी? अच्छा क्यों होगा? देखो मैंने बुरा होगा ना वो. ठीक है, इट इज नॉट फेवरेबल फॉर सी इट इज हैविंग 18 but it is not having 2 standard amino acids, and for survival we need all standard amino acids for our survival. That's why they are standard. Okay, so we need all of the amino acids present in the particular diet which we are taking. Okay, so all the standard amino acids should be present. So if any seed is having like out of 20, like suppose if it is having 19 in excess, but one is entirely absent, so it is not preferred, not favorable. ये अच्छा नहीं होगा, ये बुरा होगा. ठीक है, तो ये चीज है. जैसे हमने बोला ना कि अब देखो व्हीट के या राइस के मतलब कि मेनली सीरियल्स के केस में क्या है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मगर क्या है लाइसिन कम है. तो मैंने एक इस बोला ना. ओके, तो एक जनरल क्वेश्चन और भी आता है कि टोटल कितने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं. सो टोटल देयर आर 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड. ठीक है, तो दो और हैं, और ठीक है, पायरोलाइसिन हो गया आपका, ठीक है, सेलेनोसिस्टीन हो गया. ठीक है, तो सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन ये भी होती हैं.
So totally 22 standard amino acids are there. Okay, not 20. Okay, so protein content, yeah, not essential, not essential, standard amino acid. essential का मतलब अलग है। essential का मतलब ये है कि वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, the amino acid which we can't synthesize, so we have to take it from our diet, either from animal source or from plant source, is known as essential amino acid। ठीक है, याद आ गया ना। और तो एसेंशियल वो हो गया जो हमको जरूरी है, जिनके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे। ठीक है, और हमारे शरीर में वो नहीं बनते, हमको अपनी डाइट से लेना पड़ेगा वो। दूसरा क्या हो गया आपका, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आपके कितने हैं, 22। आउट ऑफ 22 7 और 9 अभी आगे की स्लाइड में वो आपका एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल और स्टैंडर्ड दोनों अलग अलग टर्म है। अच्छा, प्रोटीन क्वालिटी। सो इन जनरल जो आपका राइस है उसमें आपका 6 to 18% मैंने यहाँ पर लिखा है, बट आप याद रखना 7 to 14%। ठीक है, 7 to 14% प्रोटीन होती है। और अगर बहुत ही ज्यादा हमको स्पेसिफिक सेंस में बोलना पड़े तो आप बोलेंगे 7% प्रोटीन। ओके, सो अगर हमने बोला कि कितनी प्रोटीन होती है, अगर रेंज पूछा तो आप बोल देना 7 to 14%। अगर स्पेसिफिकली बोला तो हम जाएंगे 7% पर। ओके, so in general the protein content of rice is 7% and rice is having the good amino acid balance। ओके, राइस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्वाइट गुड क्वालिटी है। और जो लाइसिन कंटेंट है वो आपका रेंज करती है 3.8 to 4% के बीच में। तो लाइसिन की प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं राइस के साथ तो इतनी बड़ी नहीं है, बट आगे मेज के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मेज में एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें IRI में उन लोगों ने क्या किया था कि आपका जो ये था, जो माइस थे उनको सिर्फ आपका मेज की डाइट पर रखा था। तो उन्होंने ये देखा कि लाइक आफ्टर 1 month और लाइक 25 days जो सारे माइस थे वो मर गए। मर क्यों गए, क्योंकि लाइसिन नहीं था उनमें, मेज में लाइसिन कम था या नहीं था, एब्सेंट था। और लाइसिन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, सो विदाउट लाइसिन वी कांट सर्वाइव। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी वहां पर। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारी डाइट में होने चाहिए। अगर नेक्स्ट इज व्हीट। सो राइस के केस में अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। सो राइस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्रॉप है हमारी व्हीट। तो व्हीट में ग्रेन अपीयरेंस आप लोग जानते हो कि चपाती मेकिंग के लिए होता है अलग व्हाइट अंबर। अच्छा, एक ऐसा हुआ था कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था आपका, तो सोनालिका और कल्याण सोना वैरायटी जो थी, जो सॉरी लर्मा रोजो थी और एक और थी। ठीक है, वो प्राइमरी इंट्रोडक्शन के थ्रू इंडिया में आई थी। तो उनको क्या हुआ था, यहाँ के इंडिया के लोगों ने प्रीफर नहीं किया था। रीजन क्या था, लर्मा रोजो वैरायटी थी एक और थी, उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बता दूंगा क्लास के ना। तो लर्मा रोजो एक वैरायटी थी, उसको याद रखना। और तो उन दो वैरायटियों को इंडिया में लाया गया, पर वो इंडिया के लोगों ने अडॉप्ट नहीं की। और ये ग्रीन रिवोल्यूशन का टाइम है जिनकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन आया। तो हुआ क्या, क्योंकि उनके जो ग्रेन थे, जो राइस, जो उनके व्हीट थे, वो रेड कलर के थे। तो इसीलिए इंडिया के लोगों ने प्रीफर नहीं किया यहाँ पर। यहाँ पर जो हम कहीं ना कहीं व्हीट के जो सीड देखे होंगे आपने, अंबर कलर का जो सीड होता है, गेहूं, देखो गेहूं का गेरुआ कलर। तो जो अंबर कलर जो होता है वो मतलब कहीं ना कहीं मेनली वो करते हैं। जो रेड होता है ना, जो बिल्कुल, उसको प्रीफर नहीं किया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए वो जो वैरायटी जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन के थ्रू आई थी उनको इंडिया वालों ने अडॉप्ट नहीं किया था। इसलिए फिर उनको मतलब फर्दर ब्रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव किया गया और सोनालिका 64 एंड बनाई गई है आपकी। ठीक है, दो वैरायटी। ओके, नेक्स्ट इज ग्लूटीन कंटेंट। वी ऑल नो दैट ग्लूटीन इज द मेजर प्रोटीन कंपोनेंट इन व्हीट। जो व्हीट की आप रोटी बना सकते हैं
जो होता है ना कि गोल रोटी बनती है, बढ़िया है सब कुछ, वो रीजन इसके पीछे यही है, ग्लूटेन कंटेंट. Just because of gluten content, wheat is the most favorable for making chapati as compared to the other cereals. Like बाजरे की रोटी आप इतनी आसानी से नहीं बना सकते, आप मक्के की रोटी नहीं बना सकते जो मेज है, और बाकी चीजों की भी नहीं बना सकते रोटी इतनी आसानी से. तो स्किल्ड होते हैं वही बना पाते हैं, बट व्हीट की रोटी हर कोई बना सकता है. क्यों? बिकॉज ऑफ ग्लूटेन कंटेंट. एंड ग्लूटेन इज द वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर प्रोटीन. देखो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका व्हीट प्रोटीन इज नोन एज, सो व्हीट प्रोटीन इज ग्लूटेन. ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जाइन, ZEIN. Okay, so gyne. So maize protein is called gyne, and wheat protein is called gluten. Okay, and gluten is water insoluble. That's why you can make the chapati. It is also under the polygenic control with mainly additive gene action. ठीक है, तो ये जो जीन एक्शन है और जो आपका पॉलीजेनिक और ये सब है, इसकी स्पेसिफिकली मैं क्लास लूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि एडिटिव जीन एक्शन क्या होता है, नॉन एडिटिव जीन एक्शन क्या होता है, डोमिनेंट जीन एक्शन क्या होता है. ठीक है, तो इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में. कुछ वेराइटीज यहाँ मैंने बताई है, लाइक NP852. अच्छा, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने बात की थी एनपी सीरीज ऑफ वेराइटीज. किसी को याद है एनपी सीरीज ऑफ वेराइटीज के फादर कौन थे? मेज प्रोटीन इज जाइन. ओके, I'm writing here also gyne, ZEIN. Gyne is the maize protein. Okay, gluten is the wheat protein. So I'm asking the question is, do anyone remember this one? NP series of varieties were developed by which scientist? Good. It was BP Pal, and BP Pal was also the first director general of ICAR. Okay, so BP Pal developed the NP series of varieties in wheat, and these varieties are resistant varieties. Okay, ये resistant variety आती है. तो variety और abiotic दोनों के लिए. Next is C273, UP302. Okay, they have 13 to 14% gluten content. So ये इनमें आपका ग्लूटेन कंटेंट ज्यादा था. अच्छा, नेक्स्ट इज अ परसेंट वैल्यू. परसेंट वैल्यू इज द टाइम इन मिनट टेकन फॉर अ व्हीट डफ बॉल टू डिसइंटीग्रेट इन ईस्ट सॉल्यूशन एंड इंक्यूबेटेड इन वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस. मतलब क्या है कि जो आपका व्हीट का मतलब फ्लोर है, उसके हमने एक बॉल बनाई, जैसे मतलब आटे को बनने के बाद बॉल जैसी बना ली हमने. ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, या फिर आप ये लो, इसका सीड लो. सीड की जो स्टेजेस होती है ना, जैसे सीड की स्टेजेस अगर आपको पता, मिल्क स्टेज होती है, जैसे प्लांट की स्टेज क्या होती है, ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज, फिर ऐसे स्टेज आती है, तो डफ स्टेज आती है ना, जब आपका जो मिल्क है सीड में, जब वो आपका ड्राई होने लगे, उसको हम डफ स्टेज बोलते हैं. ठीक है, when the milk in seed is getting dry, or we can say it is the maturing stage, then it is called as duff stage. तो duff stage में आप सीड को लो, उस सीड को आप क्या करो, आपका इस ईस्ट का जो सॉल्यूशन बनाया है आपने, उसमें डाल दो. तो ईस्ट क्या है, फंजाई है, वो उसको डिसइंटीग्रेट करेगी, और वाटर में डाल दिया आपने 30 डिग्री सेल्सियस में. तो कितना टाइम लगा उस राइस के ग्रेन को डिसइंटीग्रेट करने में एट डफ स्टेज, उसको हम बोलते हैं पॉइसन वैल्यू. इज इट क्लियर? ठीक है, तो मतलब राइस का डफ स्टेज आप सीड लो, और उस सीड को आप क्या नाम है, ईस्ट सॉल्यूशन में इंक्यूबेट करो वाटर में 30 डिग्री सेल्सियस में. अब जो ईस्ट है वो आपका एक फंजाई है ईस्ट, वो उसको डिसइंटीग्रेट करेगी. तो वो डिसइंटीग्रेट करने में जितने मिनट का टाइम लगा, उसको हमने पॉइसन वैल्यू बोल दिया. एंड इट मेजर्स द ग्लूटेन स्ट्रेंथ. मतलब कि अगर ग्लूटेन ज्यादा होगी तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा डिसइंटीग्रेट करने में, और अगर आपका ग्लूटेन कम होगी तो कम टाइम लगेगा डिसइंटीग्रेट करने में.
पोर्शन वैल्यू कहीं ना कहीं ग्लूटेन की स्ट्रेंथ को बताती है, जितना ज्यादा समय लगा उतनी ज्यादा ग्लूटेन है, जितना कम समय लगा उतनी कम ग्लूटेन है सीड के अंदर। तो देखो पोर्शन वैल्यू के बेसिस पर हम आपका तीन कैटेगरी में आपका डिवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स इफ मोर देन 150 मिनट्स आर टेकन टू disintegrate the seed, then it is considered as strong percent value. And if a particular seed is showing the strong percent value, then it is used for making the bread. जो ब्रेड है, ब्रेड बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। इफ इट इज शोइंग द मीडियम स्ट्रॉन्ग वैल्यू लाइक 81 to 150 मिनट, देन इट इज कंसीडर्ड एज मीडियम स्ट्रॉन्ग एंड इट इज गुड फॉर चपाती मेकिंग। ठीक है। एंड इफ तो अगर लो ग्लूटेन स्ट्रेंथ है तो क्या होगा, बहुत कम समय लगेगा, लेस देन 80 मिनट, तो उसको वीक कंसीडर करेंगे और उसको हम बिस्कुट और कन्फेक्शनरी के कामों में यूज करते हैं। तो द परसेंट वैल्यू डिटरमाइंस द इकोनॉमिक, ठीक है, कि किस इकोनॉमिक पर्पज के लिए उस पर्टिकुलर व्हीट वैरायटी को यूज किया जाता है। जो बोलते हैं ना कि ये वैरायटी क्या नाम है बिस्कुट के लिए अच्छी है, ये वैरायटी रोटी के लिए अच्छी है, ये तो सपोज आप एक बहुत बड़े फार्मर हो, 100 लाइक 50 हेक्टेयर, ठीक है, तो अब आप क्या नाम है अपना जो व्हीट आपने ग्रो किया उसको आपको मार्केट में बेचना है। तो मान लो आपने बात कर ली किसी क्या नाम है बिस्कुट बनाने वाली कंपनी के से, मान लो पार्ले जी, तो वो तुम्हारा सीड कब लेंगे, जब उनको उनकी क्वालिटी के लिए दूध मिलेगा। तो वो आपको बताएंगे कि आप ये वैरायटी ग्रो करो, तब हम लेंगे। तो वो वैरायटी, उस वैरायटी को क्यों वो प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको बिस्कुट बनाना है और बिस्कुट बनाने के लिए उनको वीक पर्सन वैल्यू चाहिए। तो जिन वैरायटियों की वीक पर्सन वैल्यू होगी उसको वो आपको बताएंगे कि आप इनको यूज करें। ठीक है, तो वो कॉन्टैक्ट फार्मिंग का एक एग्जाम्पल होता है। अच्छा, नेक्स्ट की जो पॉइंट है यहाँ पर छोटा छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो जब मैं स्लाइड आपको भेजूंगा ना तो मैं उसमें इंक्रीज कर दूंगा, अभी सुन लेना इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट आपका सेडिमेंटेशन वैल्यू। सेडिमेंटेशन वैल्यू क्या है कि हमने पानी में डाला फ्लोर, ठीक है, तो अब वो क्या होगा आपका मिक्स हो जाएगा, उसको चला दिया, और चलाने के बाद ये देखते हैं कि 5 मिनट के बाद कितना आपका जो व्हीट का फ्लोर है वो नीचे बैठ गया, सेडिमेंट हो गया ना, ठीक है, तो कितना नीचे बैठ गया उसके बेसिस पर हम बताते हैं सेडिमेंट वैल्यू। एंड इट इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद ग्लूटेन स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा ग्लूटेन होगी उतना ही ज्यादा सेडिमेंटेशन वैल्यू होगी, जितनी कम ग्लूटेन होगी उतना ही कम आपका सेडिमेंटेशन वैल्यू। सो द सेडिमेंटेशन वैल्यू ऑफ 20 to 40, अगर 20 से 40 के बीच सेडिमेंटेशन वैल्यू है, सो इट डिनोट ऑल पर्पस व्हीट, मतलब हर चीज के लिए यूज कर सकते हो। आपको ब्रेड बनाना ब्रेड बना लो, आपको चपाती बनानी चपाती बना लो, बिस्कुट बनाना बिस्कुट बना लो, कंफेक्शनरी के लिए यूज करना वो कर लो। So if a particular like a wheat variety is having the sedimentation value of 20 to 40, it is generally considered as all-purpose wheat. किसी के लिए नहीं use करना। Next is albiogram. So albiograph is used, okay, and it also measures the gluten strength. तो यहाँ पर वैल्यू मैंने शो की है, जो नेक्स्ट टेबल आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर ये लेस देन 200 है तो उसको हम वीक ग्लूटेन बोलते हैं। 200 to 300 मतलब उस व्हीट वैरायटी में मीडियम स्ट्रॉन्ग ग्लूटेन है। If more than 300 is the value of W means the albugram, then it is considered as strong gluten. यहाँ कुछ वैरायटी मैंने बताई है K68। Do anyone remember when we talked about K68 variety? K65, K65, K68 we discussed during the last classes. If you remember, then it is more than good. गुड। हमने जब ऑब्सोलेट वैरायटी की बात की थी, राइट आंसर, जब हमने जर्म प्लाज्म की बात की थी, जर्म प्लाज्म हमने बात की थी आपका जर्म प्लाज्म के टाइप की, तो हमने बताया था और ऑब्सोलेट कल्टीवार्स। ऑब्सोलेट कल्टीवार्स क्या है, दोज वैराइटीज व्हिच वर यूज्ड अर्लियर, ओके, बट नाउअडेज नो वन ग्रो देम आर नोन एज ऑब्सोलेट वैरायटी। तो देखो यहाँ पर K68 वैरायटी जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स थी। एंटी सीरीज ऑफ वैरायटी लाइक एंटी 852, ये दोनों ऑब्सोलेट कल्टीवार बन रही हैं आज के टाइम पर, बट 1960 के एरा में नहीं थी। उस समय ये वैरायटियां चलती थी, तो आज के समय में ऑब्सोलेट वैरायटी है।
अब मान लो आज के समय में आते आते अगर प्रोटीन की हमको प्रॉब्लम पड़ गई तो हम कहाँ से लाएंगे? ये वैरायटी हमने जहाँ कंजर्व करके रखी है, और हमने कंजर्व करके कहाँ रखा है जर्म प्लाज्म को? शॉर्ट देखो जल्दी, मैंने क्या बताया था? जर्म प्लाज्म कलेक्शन सेंटर्स बताए थे, कहाँ जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया हमने? गुड, ब्यूरो of bureau या जीन बैंक या जीन ब्यूरो, and it is specifically National Bureau of Plant Genetic Resources, NBPGR। ओके, तो अगर NBPGR आंसर आता आप लोगों का तो और ज्यादा अच्छा होता, बट ये भी अच्छा है, खैर गुड। ठीक है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? नई दिल्ली, IARI में। तो देखो वहां पर अब NP68 NP852 वैरायटी आज के टाइम में तो हम ग्रो नहीं करते हैं। आज से मान लो 40 साल बाद अगर हमको प्रोटीन की दिक्कत हुई तो अभी हम क्या करना है? हम यील्ड बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अगर ये प्रॉब्लम आई इन फ्यूचर प्रोटीन की तो हम कहाँ जाएंगे? हम उस ब्यूरो में जाएंगे। और 1960 के एरा में जो वैरायटी ग्रो होती थी K65, K68, NP852, उनको हम 2060 में जाकर दोबारा से उनको यूज करेंगे और उनके जीन्स को ट्रांसफर करेंगे जो हाई प्रोटीन कंटेंट वाले थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। चलो दो चीजें और हैं, इसके बाद ये खत्म नहीं है। मिक्सोग्राम, तो मिक्सोग्राफ यूज किया जाता है, प्रोटीन स्ट्रेंथ को बताता है। ये भी कुछ वैरायटियां NP852, NP68, UP302, और लास्ट है आपका प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी। ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। आगे की स्लाइडों में भी मैं इनको बताऊंगा। एटलास 66 और नेपाल, नेपाल, ठीक है, NAPHL, नाफाल, कुछ भी बोल लो उसको। तो एटलास 66 और नाफाल ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिनमें 19% प्रोटीन है। ठीक है, तो इनको याद रखना। और इनमें क्या रीजन था, क्यों इनमें प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो गया, उनका क्या हमने यूज किया, तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ओके, सो आगे का जो हमें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे टुमारो। सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे।